नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, है ना। सेकेंड ईयर का जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन को एक एक करके हम देख रहे थे। और पेपर वो हमने उठाया था पेपर 8B। ओके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस तो हमने कवर कर लिया था। आज वो काउंसलिंग देखेंगे। ओके, काउंसलिंग का मीनिंग, उसका पर्पस, उसका एप्लीकेशन, उसका प्रिंसिपल्स हमने तो देख लिया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ओके, कल मैंने बताया था आपको काउंसलिंग 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्टिव, एक होता है नॉन डायरेक्टिव और एक होता है इलेक्टिव। ओके, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख के समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लगे रहिए, आप अच्छे से सुनिए क्या लिखा है और उसी को पिन पॉइंटेड रहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ओके, हमको जो चाहिए उस चीज़ को सिर्फ समझेंगे। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, किस तरीके से हमारे काउंसलिंग प्रोसेस होती है, एंड द रोल ऑफ द काउंसलर, और क्या रोल ऑफ द काउंसलर, काउंसलर का क्या रोल होता है, एंड द काउंसलिंग टेक्निक। और काउंसलिंग टेक्निक मतलब क्या, किस तरीके से काउंसलिंग किया जाएगा, जो काउंसलर है उनके रोल के हिसाब से क्या रोल है उस हिसाब से, और काउंसलिंग टेक्निक, इन तीनों को लेके इस तीनों के बेसिस पे हम थ्री थ्री टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को मैं डिवाइड करते हैं। काउंसलिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग इसको देने वाले व्यक्ति थे, ये पॉइंट ऑफ व्यू देने वाले व्यक्ति थे ईजी विलियमसन। ईजी विलियमसन। ओके, ईजी विलियमसन इज द चीफ एडवोकेटेड ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इस 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 काउंसलिंग के जो मेन पुरोधा हम कह सकते हैं वो है ईजी विलियमसन। इन दिस टाइप्स ऑफ अप्रोच द काउंसलर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसमें क्या होता है, काउंसलर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। द मेजर गोल इज टू रिप्लेस द इमोशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। और इसमें सबसे अहम भूमिका क्या होता है, हम जो इंडिविजुअल है उसके अंदर से इमोशनल बिहेवियर को रिप्लेस करेंगे। ओके, रिप्लेस द इमोशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, this approach is also known as counselor centered approach. It is important. This is known as counselor centered approach. Counselor centered approach किसको कहते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग को। Under this process, the counselor plan the counseling processes. Its work is to analyze the problem, identify the triggers, and identify the exact nature of the problem and provide various options. Okay, उनका काम क्या है उस काउंसलर का इसमें, क्योंकि ये काउंसलर सेंटर अप्रोच मतलब क्या, काउंसलर जो है, जो काउंसल कर रहा है वो इसमें सेंटर के भूमिका, इसमें मुख्य भूमिका वो निभा रहा है। ओके, उसका काम क्या है, ही विल एनालाइज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, एंड आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, किस तरीके का प्रॉब्लम है उसको भी फाइंड आउट करेंगे, एंड फाइंड द वेरियस ऑप्शन, और क्या ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए उसको भी वो बताएंगे। समझ में आया। दिस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इज मोर यूजफुल व्हेन एन इंडिविजुअल वांट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर ए चॉइस ऑफ करियर। ये कब ज़्यादा ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हम किसी करियर को चूज करना चाह रहे हैं, है ना। किसी बिजनेस हो गया, किसी फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं और किसी से अगर हम सलाह लेना चाह रहे हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम डायरेक्टिव इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग वेरी, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते इस फील्ड में के बारे में। आप अगर वो जो होता है ना, हर्षद मेहता अगर आपने देखा था, वो कुछ नहीं जानता था ट्रेड मार्केट के बारे में। तो उसको उसका एक दोस्त किया, भुवन, भुवन शायद, हाँ शायद भुवन था। ओके, भूषण, भूषण था। ओके, वो जो एक कुछ नहीं जानता वो उस फील्ड में जानना चाहता है, जानना चाहता है, और आपके अंदर अगर जानने की चाह होगी, समझने की चाह होगी, तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो वो उसको वो बताता है। तो एट दैट टाइम कोई अगर कुछ नहीं जानता है तो जो मेन आदमी है, जो काउंसलर सेंट्रल अप्रोच ये हो जाता है, दैट इज द डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, चॉइस ऑफ ए करियर। दिस अप्रोच डज नॉट फोकस ऑन अटेंशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ये ध्यान नहीं देता डायरेक्टिव अप्रोच में। सही है, समझ में आया, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब देखेंगे स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या क्या होता है। इतना को पहले आप अच्छे से लिख लो। तो फिर समझते हैं क्या स्टेप्स हैं। ओके, जो 6 स्टेप है क्या क्या है, ओके उसको अच्छे से समझते हैं। स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग,
किसने दिया था कि डायरेक्टिव काउंसलिंग? विलियमसन। विलियमसन हैज डिस्क्राइब द फॉलोइंग 6 स्टेप इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग एंड फॉलो। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, फॉलो। कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको सिंपली इसको लिखना है और अच्छे से समझ लेना है। एनालिसिस, इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। एनालिसिस में क्या करेंगे हम? इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑन द क्लाइंट। उसके उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, सारा डाटा और इंफॉर्मेशन हम एनालिसिस स्टेप में लेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू, इंटरेक्शन विद देयर फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड। ओके, हम वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले पा, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है उसमें हो सकता है, आप उसके साथ बात करेंगे, आप उसको उसका एक इंटरव्यू ले ले, तब आप उसका इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके फैमिली मेंबर से बात करिए, उसके फ्रेंड्स के साथ बात करिए कि इस ये बच्चा है कैसा, इसका क्या प्रॉब्लम है, तब हम अच्छी तरीके से उसका जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है क्यों वो हम निकाल पाएंगे। सही है। Analysis includes collection of data or information regarding the situation of the client. Information can be collected through cumulative records, interview, interaction with their family member and friends. समझ में आया एनालिसिस फेज। दूसरा है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस स्टेप, आफ्टर कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ डाटा द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए लॉजिकल मैनर। ओके, हम उस चीज को एक लॉजिकल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, क्यों किस लिए ये सब हो रहा है, उसको हम एक अगर सीक्वेंस में रखें टू एनालाइज द इंडिविजुअल। ओके, और उस इंडिविजुअल को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। होप यू अंडरस्टैंड। डाटा कलेक्शन हुआ, कहाँ से हुआ, उसको इंटरव्यू किया हमने, क्यूमुलेटिव रेकॉर्ड लिया, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्कस किया, और दूसरे स्टेप में सारे जो डाटा कलेक्शन है उसको एक लॉजिकल वे में, एक लॉजिकल मैनर में हम उसको सहेज के रख लें, ताकि हम इंडिविजुअल को और बारीकी से जान पाए। ओके, एंड डायग्नोसिस, उसके बाद डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा आपने पाया है उसका इंटरप्रेट करना होगा इन रिलेशन टू द नेचर एंड प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे ओके, अब होता है ना, आप जब टेस्ट कर, पहले डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, फिर प्रोग्नोस करता है, ओके, और फिर जाकर मेडिसिन देता है। इसीलिए हम उस सारे डाटा को एनालिसिस करके सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा प्रॉब्लम है उस बच्चे को, और क्या कारण है उस प्रॉब्लम का, वो डिसाइड करेंगे। देन प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, अंडर दिस स्टेप ए प्रेडिक्शन इज मेड अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि डॉक्टर आपसे पहले पूछता है क्या आपको क्या तकलीफ है बेटा, तो क्या आपने सोचा, आपने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, ये सारी चीजें, तो वो अंदाजा लगे, वो प्रेडिक्ट करता है कि इस बच्चे को शायद फूड पॉइजनिंग लिटिल बिट हो गया है। ओके, और उसको इसके स्टोमक में थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया है, इसीलिए इसको ऐसा फील हो रहा है। तो वो स्टोमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ मेडिसिन देता है, प्रेडिक्ट करके, ये सोच के वो मेडिसिन देता है और बोलता है आप 2 दिन इसको खा के देखिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर से मेरे पास आ जाइए। ओके, मतलब क्या कि प्रेडिक्ट दैट ये शायद हुआ होगा, और इसी तरीके से ही डॉक्टर मैकेनिज्म करता है। वो एग्जैक्टली नहीं कह पाता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो सोचता है, वो एनालिसिस करता है कि शायद ये प्रॉब्लम इसको है और ये मेडिसिन देने से इसका इलाज हो जाएगा। ओके, उस तरीके से हम प्रोग्नोसिस करेंगे। ऑन दिस स्टेप द प्रेडिक्शन इज मेड अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, आगे जो प्रॉब्लम होने वाला है वो उसको वो देखता है। ओके, समझ में आया। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। अंडर दिस स्टेप प्रेडिक्शन इज मेड अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आगे क्या हो सकता है अगर हम उसको ठीक नहीं किए, तो ये आगे जाके क्या हो सकता है। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से किसी की बात सुनता ही नहीं, अगर आप बचपन से उसको ठीक नहीं करते तो वो आगे एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दुष्ट किस्म का व्यक्ति हो जाएगा, किसी की ना बात सुनेगा, ना किसी की रेस्पेक्ट करेगा, और इसलिए तो हमको उसको बचपन से सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट, काउंसलिंग। काउंसलिंग इज टू ब्रिंग अबाउट द एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम। काउंसलिंग करके हम अगर कोई नहीं बात मान रहा है किसी का, तो हम उसको इमोशनली भी तो कुछ कह सकते हैं, उसके माता पिता, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब की बात दे के हम उनको उसको फिर से काउंसिल कर सकते हैं, उसको कुछ नया अलग मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चाहत, ये सब कुछ दे के हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, काउंसिल इज ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज प्रॉब्लम। देखिए, जब जब स्ट्रोम आता है, ओके,
जब आंधी आती है तो बटरफ्लाई कुछ देर के लिए रुक जाता है। ओके, और ये सही है क्योंकि बटरफ्लाई की विंग्स खराब हो जाएगी अगर उस आंधी में वो गया। ओके, तो इसीलिए हमेशा अगर एक स्ट्रॉम आपके ज़िंदगी में आ रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर जब वो टाइम हट जाएगा तब आपको वहाँ से फिर से उड़ना चालू करना होगा। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट। ओके, काउंसलिंग इज द ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट टू द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज प्रॉब्लम। समझ में आया होगा शायद। एंड फॉलो अप इन दिस स्टेप द इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसीजर। क्या वो जो काउंसलिंग हमने किया, क्या वो इफेक्टिव हुआ, बच्चों की जिंदगी में थोड़ा सा सुधार ले पाया। देन इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू फॉलो द क्लाइंट। और जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हो उसका तो इवैल्यूएशन आपको करना ही पड़ेगा। ओके, क्या आपका जो काउंसलिंग किया, क्या उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा सुधार आया या नहीं। ओके, उसने अपना बिहेवियर चेंज किया या नहीं। ओके, दिस आर द डायरेक्टिव काउंसलिंग का स्टेप्स है। अच्छे से लिखिए इसको, फिर हम इसका एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखेंगे क्या है। तो क्या एडवांटेजेस है हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग का, देखते हैं। पहला, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द टाइम कंज्यूमिंग व्यू पॉइंट एंड इट्स सेव टाइम। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बहुत। अरे कोई आया आपसे थोड़ा सा बात किया, ओके, आप स्कूल में हैं, स्कूल में अपने बच्चों के साथ आप बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा टाइम लग रहा है। ओके, या फिर किसी किसी से भी बात, अरे हम तो रोज बात करते हैं, फोन देखते हैं, लेकिन अगर इस मेथड में हम किसी को काउंसलिंग करें तो मतलब क्या थोड़ा सा कम टाइम लगे, ऐसा कोई लॉन्ग लेंदी प्रोसेस है नहीं। आप वो सिर्फ बातचीत करते हुए बच्चों को सलाह देनी है। दूसरा, इन दिस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग देयर इज मोर फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड द पर्सन। ओके, इसके इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस में किया जाता है, जो प्रॉब्लम होता है उस पर, और जो पर्सन उसको और उसके प्रॉब्लम को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। सही है। नंबर 3, द काउंसलर कैन लुक फॉर द क्लाइंट डायरेक्टली। और क्या काउंसलर अपने बंदे को, अपने क्लाइंट को अच्छे डायरेक्टली देखते हैं, इसलिए तो डायरेक्टिव काउंसलर है ना। ओके, वो खुद वहाँ के प्रेजेंट रह के उसके उसके मूवमेंट, उसके एटीट्यूड, उसके जो हाव भाव है, सबको वो पहचानते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस द काउंसलर बिकम रेडिली अवेलेबल। ओके, और इस प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलर और काउंसलर दोनों को अवेलेबल होना पड़ेगा। ओके, और जब भी आप किसी की ज़रूरत खोज रहे हैं और कोई आपके सामने आ जाता है तो यू फील वेरी हैप्पी ना। ओके, मुझे अभी इसकी मदद ज़रूरी थी और वो मेरे सामने ही आ गया। समझ में आया कि नहीं। ओके, ऐसे ही ऐसे ही इन दिस प्रोसेस द काउंसलर बिकम रेडिली अवेलेबल टू हेल्प व्हिच मेक्स द क्लाइंट वेरी हैप्पी। और जिससे कि वो क्लाइंट बहुत खुश होता है। सही है, क्योंकि आप जिसकी ज़रूरत आपको है अगर वो सामने से ही आ रहा है तो क्या कहना उसका। ओके, समझ में आया। एडवांटेजेस में 4 पॉइंट हैं सिर्फ। लिमिटेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस द क्लाइंट इज मोर डिपेंडेंट एंड ही इज अनएबल टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, और एक देखिए, अगर हम सब कुछ किसी को खिला देते हैं, ओके, स्पून फीडर अगर हम बना दें तो ये तो एक प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ वो आके अपने घर में, जैसे कि यहाँ पे आजकल नहीं हो रहा है। ओके, बच्चों को टाउन में बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में रखा जाता है। ओके, जब 12-13 साल का बच्चा को अगर बाप बोला जाओ बेटा एक पेन खरीद खरीद के लेके आओ, ओके, वो बोलता है अकेला जाऊँ। अरे यार, ओ बाप बोलता है दूंगा कि 2-4 झापड़ उसको। तू 12 की उम्र में पेन खरीदने नहीं जा पा रहा है, मैं 13 की उम्र में तेरी मम्मी के घर से एक बार घूम के आ गया था। समझ में आया कि नहीं, ऐसा ऐसे बात समझ में आया आपको। वो ही कैन नॉट एबल टू एडजस्ट इन देयर लाइफ। समझ में आया। As the client is never independent of the counselor, it is not effective and best guidance. Okay, अगर वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया होगा काउंसलर से, देन इट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। है ना, हम तय तो कर लेंगे, लेकिन वो अगर बच्चा ही आता ही नहीं होगा, दूर भागता होगा, उस चीज से इंडिपेंडेंट रहना कोशिश करता होगा, देन इट ऑल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम। नंबर 3, द काउंसलर फेल्स इन सेविंग द क्लाइंट टू कॉमन मिस्टेक इन फ्यूचर। और आगे चल के हम क्या वो गलती कर रहे हैं उसको हम सुधार नहीं सकते। काउंसलर के पास वो जितने दिन रहेगा उसके प्रभाव में जब तक होगा वो सही होगा। ओके, लेकिन जब समय फ्यूचर में क्या क्या कौन क्या करेगा कौन कह सकता है, तो काउंसलर का वो इन फ्यूचर में बच्चे के अगर कोई गलती की तो हम उनको सुधार नहीं पाएंगे। समझ में आया। ये था हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ओके,
फिर अगले वीडियो में हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सही है। जय हिंद। लिखिए इसको अच्छे से।